पिछले 50 सालों में हवाई जहाज वास्तव में धीमे हो गए हैं और ये जानबूझकर किया गया है। क्रिसमस या छुट्टियों के दौरान टूरिस्ट टिकट्स की कीमत ज्यादा होती है। एयरलाइंस अपने कंपेटिटर्स के रेट्स देखते हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि मंगलवार को कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उस दिन सस्ते टिकट्स ऑफर कर सकते हैं। कभी कभी टिकट्स बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि एल्गोरिदम के जरिए प्राइसेस रियल टाइम में बदलते रहते हैं। एयरवेज में बिजनेस क्लास की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ था और तब से हर साल स्पीड बढ़ाने वाला एक नया वर्जन रिलीज होता रहा है। यही बात उनके कंप्यूटर्स पर भी लागू होती है। ट्रेन्स भी सुपर फास्ट हो गई हैं, लेकिन एक चीज है जिसकी स्पीड नहीं बढ़ी है, बल्कि ये धीमी हो गई है और वो चीज है हवाई जहाज। 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की फ्लाइट में 5 घंटे 43 मिनट लगते थे। आज उसी रूट में 6 घंटे 27 मिनट लगते हैं, जो पहले से 45 मिनट ज्यादा है। ये ट्रेंड सभी एयरप्लेन्स में देखा जाता है। पिछले 50 सालों में प्लेन्स धीमे हो गए हैं और ये जानबूझकर किया गया है। अतीत में कमर्शियल प्लेन्स के बारे में डिस्कशंस में स्पीड बढ़ाने पर एक सक्सेसफुल आइडिया के रूप में फोकस किया जाता था। ब्रिटिश एयरवेज ने तो एक सुपरसोनिक प्लेन भी लॉन्च किया था, लेकिन ये एक डिजास्टर साबित हुआ। ये सब क्यों हुआ? प्लेन्स तेज क्यों नहीं हो सकते? हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि सुपरसोनिक प्लेन्स वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करते हैं, जो कि 767 मील प्रति घंटा होती है। इस स्पीड से तेज किसी भी चीज को सुपरसोनिक कहा जाता है और जो भी धीमा होता है उसे सबसोनिक कहा जाता है। आज के प्लेन्स सबसोनिक हैं। लोगों को तेजी से ले जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक कॉन्कॉर्ड प्लेन लॉन्च किया और इसे लंदन से न्यूयॉर्क रूट पर एक प्रॉपर कमर्शियल प्लेन के रूप में यूज किया। ये प्लेन्स लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकते थे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स थीं। फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। सुपरसोनिक प्लेन्स लगभग 46.85 पाउंड प्रति मील लेते थे, जबकि नॉर्मल प्लेन्स 18.7 पाउंड प्रति मील लेते थे। सुपरसोनिक प्लेन्स फ्यूल के 1 गैलन में केवल 14 मील चल सकते थे, जबकि नॉर्मल प्लेन्स उतने ही फ्यूल में 104 मील तक की यात्रा कर सकते थे। ये सुपरसोनिक प्लेन्स कस्टमर्स के लिए बहुत महंगे थे। हालांकि ब्रिटिश एयरवेज ने हाई क्लास लोगों को टारगेट किया था। लंदन से न्यूयॉर्क ट्रैवल करने में $7,500 से भी ज्यादा का खर्चा आता था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। इन प्लेन्स का डिजाइन कॉम्पैक्ट था, जिससे पैसेंजर्स को अनकंफर्टेबल होता था। इनकी कैपेसिटी केवल 100 लोगों की थी, जबकि नॉर्मल प्लेन्स में ज्यादा कैपेसिटी होती थी। चूंकि सुपरसोनिक प्लेन्स साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करते हैं, इसलिए ये सोनिक बूम नामक एक साउंड पैदा करते हैं, जिसे जमीन पर मौजूद लोग सुन सकते हैं। ये तेज आवाज एक बड़ा इशू थी। एयरलाइंस को भी नुकसान हुआ, क्योंकि प्लेन्स के साइकिल्स की संख्या बेआज गई, लेकिन रेवेन्यू कम हो गया। किसी भी प्लेन की लाइफ स्पैन टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स की संख्या से तय होती है, न कि ऑपरेशन के वर्षों से। औसतन एक प्लेन रिटायरमेंट से पहले 44,000 बार उड़ान भर सकता है। जब सुपरसोनिक प्लेन्स लॉन्च किए गए तो 6 घंटे की फ्लाइट 3 घंटे में पूरी होने लगी, जिससे फ्लाइट्स की संख्या बेआज गई और प्लेन्स की एज कम हो गई। सुपरसोनिक प्लेन्स बनाने में इतना पैसा खर्च करने के बावजूद लोगों ने उनकी कॉस्ट के कारण नॉर्मल प्लेन्स को प्रीफर किया। सुपरसोनिक प्लेन्स कॉस्ट्स कम नहीं कर सके क्योंकि उन्हें ऑपरेट करना बहुत महंगा था। सुपरसोनिक प्लेन्स को बनाने के पीछे आइडिया अटलांटिक ओशन को कम समय में पार करना था। हालांकि अटलांटिक को 3 घंटे में पार करना एक्साइटिंग था, लेकिन इसकी कॉस्ट $7,500 तक थी, जबकि नॉर्मल प्लेन्स ने केवल $200 से $250 चार्ज किए और अच्छा प्रॉफिट कमाया। लोगों ने तेज यात्रा के बजाय सस्ती और ज्यादा कंफर्टेबल फ्लाइट्स को चुना, जिससे सुपरसोनिक प्लेन्स फेल हो गए। ब्रिटिश एयरवेज को कॉन्कॉर्ड को बंद करना पड़ा। इसकी लास्ट फ्लाइट 24 अक्टूबर 2003 को थी। तब से कमर्शियल सुपरसोनिक प्लेन्स का चलना बंद हो गया है। आज सबसोनिक प्लेन्स हालांकि उतने तेज नहीं हैं, फिर भी अगर चाहें तो 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए 500 से 550 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेट किया जाता है, जिससे कम फ्यूल की खपत होती है। एक कमर्शियल प्लेन के लिए सबसे जरूरी चीज मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, इसलिए लो फ्यूल कंजम्पशन बहुत जरूरी है। सीट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, कि हर पैसेंजर से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। उदाहरण के लिए
ब्रिटिश एयरवेज के 777 प्लेन में 224 सीट्स हैं, जिनमें 122 इकोनॉमी, 40 प्रीमियम इकोनॉमी, 48 बिजनेस क्लास और 14 फर्स्ट क्लास सीट्स हैं। एक इकोनॉमी क्लास सीट की कॉस्ट $876 है, प्रीमियम इकोनॉमी की कॉस्ट $2,633 है, बिजनेस क्लास की कॉस्ट $6,723 है और फर्स्ट क्लास की कॉस्ट $8,715 है। अगर सभी इकोनॉमी क्लास सीट्स बिक जाते हैं तो एयरलाइन को $1,06,872 की कमाई होती है। प्रीमियम इकोनॉमी से $1,05,320 की कमाई होती है, जो इकोनॉमी क्लास के बराबर ही है, वो भी कम सीट्स होने के बावजूद। बिजनेस क्लास से $3,22,774 की कमाई होती है, यानी 14 बिजनेस क्लास पैसेंजर्स 122 इकोनॉमी पैसेंजर्स से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। शुरुआत में कमर्शियल प्लेन्स में अलग अलग क्लासेस नहीं होती थीं, सभी सीट्स एक जैसे होते थे और फ्लाइंग एक लग्जरी एक्सपीरियंस होती थी। समय के साथ बिजनेस क्लास उन बिजनेस ट्रैवलर्स को केटर करने के लिए विकसित हुई जो पैसे से ज्यादा समय को महत्व देते थे, जिससे प्राइसेस ज्यादा हुई और सीटिंग ज्यादा कंफर्टेबल हुई। आज एक इकोनॉमी क्लास सीट में 3.77 वर्ग फुट जगह लगती है, जबकि एक बिजनेस क्लास सीट में 10.14 वर्ग फुट जगह लगती है, जिससे बिजनेस क्लास ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क से दुबई के लिए एक इकोनॉमी क्लास टिकट की कॉस्ट $1,250 है, जबकि एक बिजनेस क्लास टिकट की कॉस्ट $6,140 है। प्रति वर्ग फुट एक इकोनॉमी क्लास सीट से $322 की कमाई होती है, जबकि एक बिजनेस क्लास सीट से $605 की कमाई होती है, जो लगभग 2 गुना है। आपने नोटिस किया होगा कि टिकट्स का बुकिंग के लिए अनअवेलेबल होना रेयर है। ट्रेन्स के विपरीत आपको एयरप्लेन्स में हमेशा सीट्स मिल जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरलाइंस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ाते हैं। इसके बजाय वो प्राइसेस बढ़ाकर सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड को कम करते हैं। यह डायनामिक प्राइसिंग के जरिए किया जाता है, जहां टिकट प्राइसेस रियल टाइम में बदलते रहते हैं। टिकट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप में प्राइसेस कम होते हैं, दूसरे ग्रुप में प्राइसेस ज्यादा होते हैं और तीसरे ग्रुप में प्राइसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप इन ग्रुप्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन एयरलाइंस पहले कम कीमत वाले टिकट्स ओपन करते हैं। अगर वो बिक जाते हैं तो वो अगला ग्रुप ओपन करते हैं जिसमें प्राइसेस ज्यादा होते हैं, और इसी तरह आगे भी। अगर पहले ग्रुप के टिकट्स नहीं बिकते हैं तो वो दूसरे ग्रुप के साथ मर्ज हो जाते हैं। ये एल्गोरिथम रियल टाइम में चलता है। टिकट्स की ओपनिंग प्राइस रूट के आधार पर वेरी करती है। उदाहरण के लिए दिल्ली से पुणे रूट के टिकट्स कम प्राइस पर ओपन होंगे और डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे, जबकि दिल्ली से गोवा जैसे टूरिस्ट रूट के टिकट्स ज्यादा प्राइस पर ओपन होंगे। क्रिसमस या छुट्टियों के दौरान टूरिस्ट रूट के टिकट्स ज्यादा प्राइसेस पर ओपन होते हैं, जबकि बिजनेस रूट के टिकट्स कम प्राइसेस पर ओपन होते हैं। एयरलाइंस इन दिनों टूरिस्ट रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा देते हैं और बिजनेस रूट्स पर घटा देते हैं। वो कंपेटिटर्स के रेट्स की भी रिव्यू करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस एडजस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर इंडिगो का दिल्ली से मुंबई का टिकट ₹3,000 का है तो बाकी कंपेटिटर्स उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस बदल देंगे। एयरलाइंस वीकडेज के डेटा को ट्रैक करते हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि मंगलवार को कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उस दिन ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए सस्ते टिकट्स ऑफर करेंगे। एयरलाइन बिजनेस चलाना चैलेंजिंग होता है। एयरलाइन टिकट के लिए प्रीमियम चार्ज करना मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर्स चाहे डोमेस्टिक हों या इंटरनेशनल हमेशा सबसे सस्ते टिकट्स की तलाश में रहते हैं। हर वेकेंट सीट एयरलाइन के लिए नुकसान का प्रतीक है और ऑपरेशन कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कई गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं। अमेरिका में 3 सबसे बड़ी एयरलाइंस के पास लगभग 300 प्लेन्स हैं, जबकि चाइना में 3 सबसे बड़ी एयरलाइंस के पास 2000 से भी ज्यादा प्लेन्स हैं। इंडिया में सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया के पास केवल 136 प्लेन्स हैं, जबकि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और एयर ट्रैवल की डिमांड भी आज आ रही है। इंडियन एयरलाइंस को फ्यूल प्राइसेस बढ़ने और रुपये की वैल्यू घटने के कारण चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एक बड़ा इश्यू है। 2016 तक एक रूल था कि एयरलाइंस को इंटरनेशनली उड़ान भरने से पहले 5 साल तक डोमेस्टिकली ऑपरेट करना होता था और उनके पास कम से कम 20 प्लेन्स होने चाहिए। इस तरह के रूल्स ने न्यू एयरलाइन कंपनीज को प्रभावित किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने
एयरलाइंस के लिए एक 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की अनुमति दी है, लेकिन इंडियन एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने वाली फॉरेन कंपनीज के लिए 49% की लिमिट है। एयरलाइन चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और ये FDI लिमिट न्यू टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने में प्रॉब्लम्स पैदा करती है। हाल ही में टाटा ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है और एयरबस और बोइंग से 500 जेटलाइनर्स के लिए $multi-billion का ऑर्डर दिया है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में टाटा को बेचा गया था। टाटा ने एयर इंडिया और विस्तारा, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक जॉइंट वेंचर है, के मर्जर की घोषणा की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि टाटा ग्रुप इंडिया के इनकमिंग और आउटगोइंग रूट्स का विस्तार करेगा, जिससे एमिरेट्स जैसी फॉरेन एयरलाइंस का डोमिनेंस कम होगा। सुपरसोनिक प्लेन्स की कई चैलेंजेस थीं। ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन, महंगे टिकट प्राइसेस और अनकंफर्टेबल डिजाइन ने उन्हें कम अपीलिंग बना दिया। सोनिक बूम ने जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए नॉइज की प्रॉब्लम्स पैदा की और फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने से प्लेन्स की लाइफ स्पैन कम हो गई। अटलांटिक ओशन को 3 घंटे में पार करने के एक्साइटमेंट के बावजूद हाई कॉस्ट ने इसे इम्प्रैक्टिकल बना दिया। आज सबसोनिक प्लेन्स 500 से 550 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं, कम फ्यूल की खपत करते हैं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिथम डिमांड के आधार पर रियल टाइम में टिकट प्राइसेस को एडजस्ट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एयरलाइन सप्लाई और डिमांड को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। हालांकि एयरलाइन बिजनेस चलाना चैलेंजिंग है, हाई ऑपरेशन कॉस्ट्स और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ टाटा जैसी कंपनीज इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री का विस्तार और सुधार करने के लिए काम कर रही हैं। सुपरसोनिक प्लेन्स के इतिहास और चैलेंजेस को समझने से हमें मॉडर्न सबसोनिक प्लेन्स की एडवांसमेंट्स और एफिशिएंसी की सराहना करने में मदद मिलती है। अब एयर ट्रैवल के इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, ये केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में नहीं है। एयरलाइंस को कॉस्ट्स, प्राइसिंग और पैसेंजर डिमांड के एक नाजुक इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। फ्यूल प्राइसेस, लेबर कॉस्ट्स और यहां तक कि एयरपोर्ट फीस भी टिकट प्राइसेस तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फ्लाइट्स को अफोर्डेबल रखते हुए प्रॉफिट कमाते रहना एक कांस्टेंट चैलेंज है। बिजनेस क्लास स्ट्रैटेजी की बात करें तो एयरलाइंस ने महसूस किया है कि प्रीमियम सर्विसेज उनके रेवेन्यू को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। बिजनेस क्लास केवल एक्स्ट्रा लेग रूम ही ऑफर नहीं करती है। यह एक एनहांस्ड एक्सपीरियंस के बारे में है, जिसमें गोरमे मील से लेकर पर्सनलाइज्ड सर्विस तक शामिल हैं। यह स्ट्रैटेजी न केवल हाई पेइंग कस्टमर्स को आकर्षित करती है, बल्कि ब्रांड लॉयल्टी बनाने में भी मदद करती है। तो यह एयरलाइंस और पैसेंजर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब एयरलाइंस में डायनामिक प्राइसिंग की फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में जानते हैं। यह प्राइसिंग स्ट्रैटेजी काफी कॉम्प्लेक्स है और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एयरलाइंस डिमांड, कंपटीशन और यहां तक कि बुकिंग के समय के आधार पर टिकट प्राइसेस एडजस्ट करते हैं। यह चेस के गेम की तरह है, जहां हर मूव रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट बुक करें तो याद रखें, आप जो प्राइस देख रहे हैं वह पर्दे के पीछे काम कर रहे एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम का रिजल्ट है। एयरलाइन इंडस्ट्री को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ काफी डॉन्टिंग हो सकती है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स, फ्लक्चुएटिंग फ्यूल प्राइसेस और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एयरलाइंस को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मार्केट कंडीशंस और पैसेंजर प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। यह एक टफ बिजनेस है, लेकिन इस इंडस्ट्री की रेजिलियंस वाकई रिमार्केबल है। इन हर्डल्स के बावजूद एयरलाइंस इनोवेट करना और कंपेटिटिव बने रहने के नए तरीके खोजते रहते हैं। इंडियन एविएशन सिनेरियो की बात करें तो यह एक रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने के लिए तैयार है। हालांकि यह ग्रोथ अपने साथ चैलेंजेस का एक सेट लेकर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेगुलेटरी हर्डल्स और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सही स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट्स के साथ इंडियन एविएशन का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लगता है।
अंत में एविएशन इंडस्ट्री एक डायनामिक और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। डायनामिक प्राइसिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज से लेकर एयरलाइंस के सामने आने वाली चैलेंजेस और इंडियन एविएशन की प्रॉमिसिंग ग्रोथ तक होराइजन पर हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। आसमान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक आपकी यात्रा मंगलमय हो।